दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा में मूल विषय के अलावा सामान्य अध्ययन के भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी को ध्यान में रखकर आज हम सामान्य अध्ययन के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा सामान्य अध्ययन के वर्ष 2013 के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। दोस्तों प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को सॉल्व करना इसलिए ज़रूरी है कि इससे प्रश्न पत्र के ट्रेंड का पता चलता है कि किस तरह के और किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और कुछ प्रश्न आगे की परीक्षाओं में हूबहू वही पूछ लिए जाते हैं जो पुराने वर्षों में पूछे गए होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो करंट अफेयर से है। देखिए जब ये परीक्षा हुई थी उस समय के हिसाब से जो करंट अफेयर्स पूछा गया था कि जनवरी 2012 में भारत के शतरंज के 26वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, तो वो बने थे ML बाबू यानी मुसुनुरी ललित बाबू। लेकिन आज जब ये परीक्षा आगामी परीक्षाएं जब होंगी तो उसमें भी करंट अफेयर्स से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए आपको करंट अफेयर्स तैयार करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं। आगे का जो प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित में से किसने कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम एक यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया था। ये जो प्रश्न है हमारा इतिहास से संबंधित है। देखिए ऑप्शन है आपके चार्ल्स विल्किंस, हेनरी कोलब्रुक, जोहानेस कोलफांग गेटे और विलियम जोन्स। तो सही उत्तर है दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम एक यूरोपीय भाषा में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था। और कालिदास ने जो महत्वपूर्ण 7 ग्रंथ लिखे हैं उसमें रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम हैं। इसमें से पहले 2 महाकाव्य हैं, जैसे रघुवंश और कुमार संभव ये महाकाव्य हैं, 2 खंड काव्य हैं, और अंतिम 3 यानी मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये नाटक हैं। दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ है और इसका अंग्रेजी में सबसे पहले अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था। अगला प्रश्न भी देखिए इतिहास से ही संबंधित है। तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है आपके नरसिंह वर्मन द्वितीय, राजेंद्र कोलुतुंग ने। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? आप जानते भी होंगे तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज ने किया था। तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है ये चोल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। राजराज प्रथम के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। और तंजौर मंदिर का जो शैली है वो द्रविड़ शैली में बनाया गया मंदिर है। इसका विशाल प्रांगण 500 गुणे 250 फीट आकार का है और मंदिर के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर द्वारपालों की मूर्तियां बनी हैं। तो देखिए तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज ने किया था और इसको राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए मुगलकालीन चित्रकला से संबंधित है। कौन प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार था? ऑप्शन है आपके मीर सैयद अली, अब्दुल समद, दसवंत और अबुल हसन। तो सही उत्तर है जहांगीरी चित्रकार अबुल हसन था। दोस्तों अबुल हसन जहांगीर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था और आप जानते हैं कि मुगल काल में जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंची थी। जहांगीर भी चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था और उसके दरबार में अबुल हसन, जिसको कि नादिर उज जमा की उपाधि दी गई थी, उस्ताद मंसूर, फर्रुख बेग, बिशन दास, अकारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर माधव, गोवर्धन इत्यादि कला चित्रकार जो थे वो रहते थे। दोस्तों अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगाया गया था। दोस्तों हमने पहले भी चर्चा की कि जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलन कराना है। कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन स्थल। तो देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे और जो अधिवेशन स्थल हैं आपको बताना है कि जैसे हरिपुरा कांग्रेस, कानपुर कांग्रेस, मद्रास कानपुर और नासिक कांग्रेस, इन कांग्रेस अधिवेशनों के अध्यक्ष कौन रहे हैं। तो देखिए, डॉक्टर M.A. अंसारी जो रहे हैं ये मद्रास कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। सरोजनी नायडू जो थीं आपकी कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष थीं और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा और त्रिपुरी 2 जगहों के कांग्रेस अध्यक्ष रहे सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, एकमात्र भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे वो कौन थे। ऑप्शन है आपके C. राजगोपालाचारी, पट्टाभी सीतारामैया, राजेंद्र प्रसाद या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर, एकमात्र भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो C. राजगोपालाचारी थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एकमात्र भारतीय हैं जो भारत के गवर्नर जनरल थे और इन्होंने भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो अगर जो ये प्रश्न आता है कि एकमात्र भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल बने या फिर एकमात्र पहले और अंतिम गवर्नर जनरल भारतीय, और वह भारतीय जो एकमात्र प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल रहा वो थे C. राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न राज्य व्यवस्था से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां केवल लोकसभा के पास हैं। ऑप्शन है आपके धन विधेयक का पुनर्स्थापन, आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना और राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव चलाना। तो सही उत्तर है, लोकसभा को केवल इन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। तो पहला है धन विधेयक को पुनर्स्थापित करना, ये केवल लोकसभा की शक्ति है। और दूसरी चीज मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। तो 1 और 3 जो हो जाएंगे ये केवल लोकसभा की शक्तियां हैं। इसके अलावा जो 2 अन्य ऑप्शन हैं, आपात की उद्घोषणा और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास इसकी शक्तियां हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन A 1 और 3। अगला प्रश्न भी राज्य व्यवस्था से संबंधित है। देखिए, संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री जो है निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन है आपके मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, राज्यसभा या फिर लोकसभा। तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है और ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी शासन भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और वो अपने पद और कार्य तभी तक कर सकती है जब तक कि उसको लोकसभा का समर्थन प्राप्त होता है। तो सही उत्तर है जो है कि संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार, योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है। ऑप्शन है राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों, केंद्र सरकार, योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता यानी कोऑर्डिनेशन का कार्य कौन करता है। तो सही उत्तर है राष्ट्रीय विकास परिषद या NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो होती है ये केंद्र सरकार, योजना आयोग और राज्यों के बीच समन्वयकर्ता का काम करती है। दोस्तों, अब जो है योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग स्थापित कर दी गई है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी और ये देश की पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने का कार्य करती थी। तो सही उत्तर है ये प्रश्न। अब देखिए, हो सकता हो न पूछे क्योंकि योजना आयोग अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन ये जो प्रश्न है इसका उत्तर है कि योजना आयोग केंद्र सरकार और राज्यों के बीच समन्वय NDC यानी राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछा जा चुका है। ये इसमें मान लीजिए ये प्रश्न गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा में पूछा है, लेकिन यूपी PCS की तमाम परीक्षाओं में, चाहे अपर PCS हो, लोअर PCS हो, RO ARO की परीक्षाएं हों, उसमें ये प्रश्न बहुत बार पूछा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इसका मतलब ये है कि निर्वाचक मंडल में
कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं? ऑप्शन है केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं और विधान परिषदों के सदस्यों द्वारा। तो सही उत्तर है इसमें से जो ऑप्शन होंगे आपके, लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट का निर्वाचन होता है। संविधान के अनुच्छेद 66(1) में ये वर्णन किया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने इलेक्टोरल जो हमारा निर्वाचक मंडल होता है उसके द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होगा। तो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसमें यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न अर्थव्यवस्था से है। भारत में मुद्रास्फीति के आकलन का सबसे प्रचलित मापदंड क्या है? ऑप्शन है आपके मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य सूचकांक। तो सही उत्तर है मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के आकलन का सबसे प्रचलित मापदंड जो है वो है थोक मूल्य सूचकांक। सही उत्तर है दोस्तों, भारत में मुद्रास्फीति की गणना के लिए थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और ये जनगणना पर आधारित प्रश्न है। इसमें देखिए जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार राज्यों को मिलान कराना है, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई ऑप्शन सही नहीं है। हम इसको ऐसे पढ़ लेते हैं। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, पश्चिम बंगाल का 1029, केरल का 859 और उत्तर प्रदेश का 828 है। तो ये सही जनसंख्या घनत्व है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं एल नीनो धारा। दोस्तों एल नीनो और ला नीनो दो धाराएं हैं, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है एल नीनो धारा निम्न में से किस महासागरीय तट के किनारे प्रवाहित होती है? ऑप्शन है आपके दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट, दक्षिण अफ्रीका का पश्चिमी तट और उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट। तो सही उत्तर है दोस्तों एल नीनो धारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से होकर प्रवाहित होती है। एल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है शिशु यानी छोटा बालक। एल नीनो प्रशांत महासागर की एक सागरीय घटना है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू देशों के तटीय समुद्री जल में कुछ सालों के अंतराल पर घटित होती है। तो याद रखिएगा एल नीनो धारा ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या फिर नागालैंड। तो सही उत्तर है दोस्तों स्थानांतरित कृषि नागालैंड में प्रचलित है। झूम खेती इसको कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि को झूम खेती या घुमंतू खेती ये जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। इसमें किया ये जाता है कि पहले वृक्षों और वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है, फिर साफ की गई भूमि की जुताई कर उसमें बीजारोपण कर दिया जाता है। ये खेती पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय और जंगली पट्टियों जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में की जाती है। तो सही उत्तर है स्थानांतरित कृषि नागालैंड में की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में कौन सा राज्य मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा। तो सही उत्तर है यहाँ पे जो आंकड़े हैं उसके अनुसार मध्य प्रदेश मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक था। अगला प्रश्न है कुल उत्पादन के सापेक्ष निम्नलिखित में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम है? ऑप्शन है आपके चावल, कहवा, रबर और गेहूँ। तो सही उत्तर है दिए गए विकल्पों में चावल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार सबसे कम है, जबकि कहवा, रबर और गेहूं का व्यापार अधिक है। अगला प्रश्न देखिए सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ये गणित का प्रश्न है कि एक दुकानदार का किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचने पर 175 रुपये में बेचने की तुलना में 4% अधिक लाभ होता है, तब वस्तु की लागत क्या होगी? तो इसको आप फार्मूले के हिसाब से सेट कर सकते हैं। लाभ प्रतिशत में अंतर बराबर मूल्य में अंतर। तो 4% बराबर देखिए 180 - 175,
तो 4% बराबर 5 रुपये हो गया। 1% 5/4 रुपये हो गया। 100% या क्रय मूल्य बराबर 5/4 इंटू 100 बराबर 125 रुपये। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 125 रुपये वस्तु की लागत होगी। अगला प्रश्न भी देखिए गणित से संबंधित है। तो किसी गांव की जनसंख्या 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। यदि इसकी जनसंख्या 2 वर्ष पहले 10,000 थी तो इस समय इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो इसको आप फार्मूले के अनुसार लगा सकते हैं। 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या 10,000 थी। जनसंख्या में प्रतिवर्ष जो कमी आ रही 20% की आ रही है। वर्तमान जनसंख्या बराबर होगी 10,000 इंटू 100 माइनस 20/100 इंटू 100 माइनस 20/100। 2 बार आपको क्योंकि 2 वर्ष पहले का गणना करना है। तो सही उत्तर आ जाएगा 6,400। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भी गणित से है। तो देखिए 49 रुपये की राशि को 150 बच्चों में बांटा गया है। यदि प्रत्येक लड़की को 50 पैसे और प्रत्येक लड़के को 25 पैसे मिले तो लड़कों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर फार्मूले के अनुसार इसका उत्तर हो जाएगा 104। तो सही उत्तर हो जाएगा लड़कों की संख्या 104 हो जाएगी और लड़कियों की संख्या कितनी होगी जो है वो 150 माइनस 104 हो जाएगा 146। तो 46 बच्चे हो जाएंगे और 46 लड़कियां हो जाएंगी। लड़कों की संख्या 104 हो जाएगी। अगला प्रश्न है दी गई श्रेणी में x का मान ज्ञात करिए। दी गई श्रेणी में x का मान ज्ञात करिए 1 4 10 x 46। तो इसको आप जब रीजनिंग के अनुसार सेट करेंगे तो ये 1 गुणे 3 गुणे 1 देखिए 1 प्लस 3 गुणे 1 तो हो जाएगा 4। 4 प्लस 3 गुणे 2 तो हो जाएगा 10। और उसी तरह से ये देखिए आंसर आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर आगे आएगा 22। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 22। दी गई श्रेणी में जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 22। अगला प्रश्न भी गणित से है। देखिए गणित से कई सारे 4 या 5 प्रश्न पूछे गए हैं। एक व्यक्ति ने पहले महीने में अपने कुल धन का 25% व्यय किया, दूसरे माह में केवल 50 रुपये और तीसरे माह में 10% का व्यय किया। 3 माह पश्चात उसके पास 1575 रुपये बचे। उसके पास कुल कितनी राशि थी। तो यहाँ पर जब आप गणना करेंगे तो उसके पास राशि आ जाएगी 2400 रुपये। अब अगला प्रश्न सामान्य विज्ञान से है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी है। ऑप्शन है आपके ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा उपभोग, ऊर्जा संचारण और ऊर्जा मुक्ति। तो सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है ये ऊर्जा उपभोग की क्रिया है। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण सभी हरे पौधे जो है भोजन का निर्माण करते हैं और प्रकाश जो है ऊर्जा प्रदान करता है। प्राकृतिक रूप से पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, लेकिन समुद्री शैवाल चंद्रमा के प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। विद्युत प्रकाश में भी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण यहाँ पर ऊर्जा उपभोग यानी एनर्जी कंजम्पशन की प्रक्रिया होगी। अगला प्रश्न है मानव शरीर में रुधिर का शुद्धिकरण कहाँ होता है। ऑप्शन है आपके हृदय में, गुर्दा में, यकृत में या फिर फेफड़ों में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आयोग ने किसी प्रश्न को सही नहीं माना है। देखिए यहाँ पर कई अंग हैं जिसमें रक्त शुद्ध होता है। मनुष्य के शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। डायलिसिस यानी अपोहन हिंदी में कहा जाता है। रक्त को छानकर इसमें से अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थ ये वृक्क का प्रमुख कार्य होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र का केंद्रीय भाग होने के नाते हृदय शरीर में संचरण के लिए श्वसनांगों से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर भी प्राप्त करता है और श्वसनांगों में शुद्धिकरण के लिए भेजने के लिए पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रुधिर भी। हृदय का दाहिना भाग पूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त एकत्रित करके फेफड़ों में भेजता है और बायां भाग फेफड़ों से शुद्ध रुधिर पाकर इसे पूर्ण शरीर में पंप करता है। तो यहाँ पर देखिए एक तो गुर्दा और एक फेफड़ा दोनों अगर जो देखा जाए तो रक्त शुद्धिकरण इन दोनों से होता है। अगला प्रश्न भी सामान्य विज्ञान से है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस उपापचय में
प्रमुख भूमिका निभाता है? ऑप्शन है आपके विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी6 या विटामिन ई। तो सही उत्तर है मानव शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस उपापचय में प्रमुख भूमिका विटामिन डी निभाता है। अगला प्रश्न है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो क्या होता है? ऑप्शन है आपके शरीर में वसा का संचय होता है, शरीर में प्रोटीन का संचय होता है, रक्त में शर्करा का संचय होता है या फिर रक्त में नत्रजन जनित अपशिष्ट पदार्थ का संचय होता है। तो सही उत्तर है दोस्तों, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो रक्त में नत्रजन जनित अपशिष्ट पदार्थ का संचय होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सा प्रोटीन गाय के दूध में होता है? ऑप्शन है आपके कैसीन, लैक्टेब्यूमिन, लैक्टोग्लोबुलिन और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों, गाय के दूध में कैसीन प्रोटीन होता है और इसी प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद भी होता है। और गाय के दूध में हल्का पीला रंग जो होता है वो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। कैरोटीन की जो रासायनिक संरचना होती है कि कैरोटीन एक हाइड्रोकार्बन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का सबसे नया सदस्य कौन सा है? ऑप्शन है आपके नामीबिया, दक्षिण सूडान गणराज्य, पूर्वी तिमोर और भूटान। तो सही उत्तर है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सबसे नया सदस्य दक्षिण सूडान गणराज्य है और जो है इसके कुल मिलाकर जो नए देश बनते हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सबसे नया सदस्य दक्षिणी सूडान है। अगला प्रश्न है, देखिए करंट अफेयर से है, हेले थार्निंग स्मिथ प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी है? ऑप्शन है आपके न्यूजीलैंड, मलेशिया, डेनमार्क और ब्राज़ील। तो ये डेनमार्क की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी हेले थार्निंग स्मिथ, जो वर्ष 2011 में बनी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में ऐसा कानून बनाना प्रस्तावित है जिससे नौकरशाही की बेहिसाब यानी अनअकाउंटेड परिसंपत्ति को जब्त किया जा सकेगा? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर है राजस्थान में नौकरशाही की बेहिसाब परिसंपत्ति को जब्त किए जाने का कानून बनाए जाने का प्रावधान किया गया था। और अगला प्रश्न देखिए, ये भी करंट अफेयर से है, इसकी उपादेयता अब नहीं है लेकिन वर्तमान में जो करंट अफेयर्स है उससे आप एवरेज मान के चलिए 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप करंट अफेयर्स भी तैयार करिए। तो ये था दोस्तों आज का प्रश्न पत्र, जिसमें हमने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा यानी GDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2013 के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र को हल किया। और इसमें आपको अगर विश्लेषण करें तो इतिहास से, भूगोल से, राज्य व्यवस्था से, सामान्य विज्ञान से, गणित और रीजनिंग से तथा करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इन खंडों पे विशेष रूप से फोकस होइए, सामान्य अध्ययन के जो भी खंड हों उनको तैयार करिए, क्योंकि आपके चयन में सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्नों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, कैसा रहा आज का वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।